हेलो फ्रेंड्स, ई दुनिया नॉलेज चैनल में आपका स्वागत है। आज से हमने एक इनिशिएटिव शुरू किया कि द हिंदू का एडिटोरियल एनालिसिस और अदर जो न्यूज़ है द हिंदू में उसको डिस्कस करेंगे। जो राइटअप होगा वो तो इंग्लिश में ही होगा, बट हम उसको डिस्कस हिंदी में करेंगे जिससे हिंदी मीडियम स्टूडेंट को भी हेल्प मिले। तो आज का जो डेट है वो 14 मई 2021 है और आज हम उसका द हिंदू का न्यूज़पेपर डिस्कस करेंगे। तो पहला जो न्यूज़ था, स्पुतनिक जो है वो नेक्स्ट वीक से अवेलेबल होगा। जस्ट टू इन्फॉर्मेशन इसको मैंने ऐड कर दिया। दूसरा, जो कोविशील्ड का 2 डोजेज के बीच में जो गैप होता था पहले, वो कम 6 to 8 वीक होता था। अभी गवर्नमेंट ने मान लिया है कि एक जो रिकमेंडेशन आया था NK अरोरा कमेटी के द्वारा कि 12 to 6 वीक का गैप होना चाहिए कोविशील्ड के 2 डोजों के बीच में। तो ये इससे हमारा फ़ायदा ये होगा कि कहीं ना कहीं हम एक तो लार्ज कवरेज दे पाएंगे पॉपुलेशन को। और यूके में जो स्टडी हुआ था उसमें पाया गया था कि कहीं ना कहीं ये ज़्यादा ही इफ़ेक्टिव है अगर हम गैप को 12 to 6 वीक रखेंगे। तो दूसरा न्यूज़ था कि धनकर इग्नोर ममताज़ व्यू। वैसे ये बहुत पॉलिटिकल न्यूज़ है, हमें उससे नहीं मतलब है, लेकिन हम एग्ज़ाम्पल के तौर पे GS2 में यूज कर सकते हैं कि कैसे कॉन्फ्लिक्ट गवर्नर और चीफ मिनिस्टर्स में आ सकते हैं। अगला जो न्यूज़ है वो ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने पूछा है स्पेशली जो प्रिजन्स में जो ट्रायल्स हैं उनके बारे में कि जो कन्विक्ट्स हैं क्या उनको हाउस अरेस्ट में रखा जा सकता है जिससे कि जो बर्डन है प्रिजन्स में उसको रिड्यूस किया जा सके। तो सेंटर आगे इस पे जवाब देगा। सुप्रीम कोर्ट की प्रोसीडिंग क्या लाइव होनी चाहिए? वैसे तो लाइव होनी चाहिए, लेकिन इसको क्या प्लान होगा टेलीकास्ट करने का, इसके बारे में CV रमन्ना जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है करेंटली, उन्होंने बोला है कि एक्टिवली कुछ एक प्लान लेके आएंगे जिससे कि लाइव टेलीकास्ट हो सके। इसका बेनिफिट ये होगा कि जो लीगल लिमिनरीज हैं या जो स्टूडेंट हैं वो ज़्यादा अवेयर हो पाएंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं जो सुप्रीम कोर्ट के जजेज होते हैं काफ़ी प्रोग्रेसिव, इंटरेस्ट और कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यू को अपहोल्ड करते हैं। तो ये लार्जर कंट्री के भी इंटरेस्ट में एक अवेकनिंग या अवेयरनेस लेके आएगा रिगार्डिंग कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज़। अगला न्यूज़ ये आया कि जो OCI है उनके लिए एक नया होम मिनिस्ट्री ने नोटिफिकेशन निकाला है कि OCI को अगर जर्नलिज्म, इंजीनियरिंग और रिसर्च इत्यादि के लिए अगर इंडिया आना है तो उन्हें इन्फॉर्म करना पड़ेगा। और पहले इस तरह का प्रोविज़न नहीं था, अभी ये प्रोविज़न लाया गया है। अगला न्यूज़ ये था कि जो 18 एलिफेंट है आसाम के एक रिजर्व फॉरेस्ट में, उन्हें मार दिया गया है। तो कहीं ना कहीं ये पोचिंग का एक केस होता है कि कैसे ह्यूमन इंक्रोच कर रहा है वाइल्ड लाइफ के नेचुरल हैबिटेट में। तो हमारे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो कंडली प्रपोज्ड रिजर्व फॉरेस्ट है वो पूछा जा सकता है कि कहाँ है। वो आसाम में है, आसाम के नगांव जो डिस्ट्रिक्ट है उस वाले एरिया में पाया जाता है। अगला जो न्यूज़ था कि अभी रिसेंटली आपने न्यूज़ में देखा होगा कि इजराइल पैलेस्टाइन के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट है वो काफ़ी बढ़ रहे हैं। तो अब अभी जो इजराइल है वो 2 तरह का प्रॉब्लम फेस कर रहा है। पहला, एक विद इन इजराइल अरब और ज्यूज जो कम्युनिटी है उनमें रॉयट का कंडीशन देखा गया है। और दूसरा जो है गाजा में जो मिलिटेंसी ग्रुप है उसके साथ इजराइल का कॉन्फ्लिक्ट है। तो कहीं ना कहीं ये जो जियोपॉलिटिक्स है मिडिल ईस्ट का फिर से एक राइज हो रहा है, जहाँ पे पैलेस्टाइन का जो इंटरेस्ट है और इजराइल का जो इंटरेस्ट है वो कॉन्फ्लिक्ट के रूप में उभर रहा है। तो इसके बारे में अगर एडिटोरियल आगे आएगा तो हम डिस्कस करेंगे। अगला जो है, सेंटर ने एफिडेविट दिया है कोर्ट को, अपने सुप्रीम कोर्ट को, रिगार्डिंग ट्रिप्स कि हम कंपलसरी लाइसेंसिंग जो है अभी नहीं इन्वोक कर सकते हैं, क्योंकि इसका लॉन्ग टर्म जो इम्पैक्ट है वो इतना अच्छा नहीं होगा या काउंटर प्रोडक्टिव हो सकता है।
ओवरऑल इनोवेशन के लिए। बट अगर हम पिछला रिकॉर्ड देखें तो अभी रिसेंटली साउथ अफ्रीका और इंडिया ने कंबाइनली मिल के डब्ल्यू को एक पिटिशन दिया है जिसमें लार्ज स्केल मतलब ओवरऑल ग्लोबल लेवल पे कोविड रिलेटेड जो भी ड्रग्स और वैक्सीन है उसमें जो एग्जामेशन मांगा गया है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, जिससे डेवलपिंग कंट्रीज़ में ज़्यादा लो कॉस्ट वैक्सीन और ड्रग्स डेवलप किया जा सके। तो ट्रिप्स हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। ट्रिप्स जो है वो WTO का एग्रीमेंट है और ये किसके रिगार्डिंग है, वो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट के रिगार्डिंग है। दूसरा जो इम्पोर्टेंट एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से है कि दोहा जो डिक्लेरेशन है वो किससे रिलेटेड है। तो दोहा जो डिक्लेरेशन वो WTO के ही तहत हुआ था। उसमें ये प्रोविज़न लाया गया था कि किसी भी कंट्री में अगर हेल्थ इमरजेंसी होता है तो जो पेटेंट वाला जो राइट है वो एग्जेम्प्ट किया जा सकता है। तो अभी तो जो क्राइसिस है कोविड का वो बहुत ही बड़ा सेंचुरी में वंस इन ए सेंचुरी वाला क्राइसिस है। तो कहीं ना कहीं इन ए गुड ह्यूमन फेथ ये एग्जाम्शन होना चाहिए। बट हम देखते हैं कि फ्यूचर में क्या होगा और वी विल ट्रैक अकॉर्डिंगली। आगे एक जो एडिटोरियल में आया था, अभी हम एडिटोरियल डिस्कस करेंगे कि क्या था। तो इसमें एक NSO का डेटा आया है जिसमें कहा गया है कि इन्फ्लेशन जो है, हेडलाइन जो इन्फ्लेशन है वो 4 पॉइंट के ही अराउंड था। इसका एक अच्छा साइन देखने को मिला कि जैसे कोविड सेकेंड वेव के दौरान भी हमें इन्फ्लेशन राइज नहीं दिखा है, तो इट इज़ गुड फॉर कंट्री। अदरवाइज एक अनदर लेवल का क्राइसिस देखना पड़ता, प्राइस राइज हो जाता तो लोग एफोर्ड नहीं कर पाते फूड को। बट इसमें वहीं आगे ही बताया गया है कि कहीं ना कहीं कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स जो है वो जो है फ्यूचर में राइज होने का चांस हो सकता है अगर इसी तरह कंसिस्टेंट सोशियो इकोनॉमिक बर्डन रहा इस पैंडमिक के दौरान और लॉकडाउन ज़्यादा देर तक चला स्टेट के द्वारा। तो इसमें ये सजेस्ट किया गया है कि पॉलिसी मेकर्स को पहले ही डिमांड और सप्लाई को बैलेंस करते हुए एक मेजर लिया जाना चाहिए। तो ये जो है एडिटोरियल का, इसमें 2 क्वेश्चंस बन सकता है कि एक हेडलाइन इन्फ्लेशन क्या है, एक कोर इन्फ्लेशन होता है और एक हेडलाइन इन्फ्लेशन है। इन दोनों चीज़ के बारे में आप स्टैटिक पोर्शन में पढ़ें जिससे कि ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में हेल्प करे। दूसरा है कि कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के बेसिस पे ही इन्फ्लेशन अभी देखा जाता है, तो कौन इसको रिलीज करता है, ये दूसरा क्वेश्चन होता है। तो दोनों क्वेश्चन का अगर आंसर आप कमेंट करके बताएं तो बहुत ही अच्छा रहेगा। कुछ चीज़ें आप अपने से जब जानेंगे और सर्च करेंगे तो इट विल हेल्प यू। अगर नहीं कर पाते हैं तो हम फ्यूचर नेक्स्ट डे वाला जो एडिशन होगा उसमें हम इंक्लूड करेंगे इसका आंसर। आगे ये जो आर्टिकल है UN के एक वर्किंग ग्रुप के मेंबर ने लिखा है। इन्होंने लिखा है कि बहुत सारा ऐसा केसेस हो रहा है स्पेशली एशियन रीजन में जहाँ इन्फोर्स्ड डिसअपियरेंस ऑफ पीपुल हो रहा है। तो जैसे कि ज़बरदस्ती अगर किसी कारणवश लोगों को डिसअपियर कर दिया जा रहा है जिससे कि एक ह्यूमन राइट का वायलेशन हो रहा है। तो पहला उन्होंने एग्जांपल दिया कि म्यांमार का, क्योंकि वहाँ पे कूप है। कूप की वजह से जो एंटी मिलिट्री प्रोटेस्ट हो रहा है या एंटी कूप प्रोटेस्ट हो रहा है उसमें मिलिट्री जो गवर्नमेंट है कहीं ना कहीं सप्रेस कर रही है बाकी कुछ जो लीडर्स हैं उन्हें डिसअपियर कर दे रही है। उनका क्या लीगल स्टैंड है या उनको क्या उनका क्राइम है, ये सब चीज़ें कहीं ना कहीं अवॉइड कर रही है वेरियस गवर्नमेंट। दूसरा उन्होंने एग्जांपल दिया कि जो चाइना के जिनजियांग प्रोविंस में एक विगुर कम्युनिटी या ऑटोनोमस रीजन है, ये मुस्लिम कम्युनिटी है।
चाइना एंटी टेररिज्म के नाम पे उइघुर कम्युनिटी, जो मुस्लिम कम्युनिटी है, उनमें से कुछ लोगों को डिटेन करके या उन्हें डिसअपियर कर दे रही है। किसके नाम पे? बोल रही है कि ये वोकेशनल एंड एजुकेशन एंड ट्रेनिंग सेंटर पे ले जाके, और वहाँ से कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पा रहा है कि वो फ्यूचर में क्या उनका रिहैबिलिटेशन हुआ या नहीं, वापस वो आए कि नहीं। तो वैसे ही एक लॉ है चाइना का, रेसिडेंशियल सर्विलांस एट ए डेजिग्नेटेड लोकेशन, आर्टिकल 73 के तहत कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें, ये जो डेंजरस स्टेट सिक्योरिटी, कोई ऐसा काम अगर इसके नाम पे कि नेशनल सिक्योरिटी के नाम पे चाइना ये लॉ यूज कर रहा है अगेंस्ट दोज हु आर वल्नरेबल और माइनॉरिटी। उसी तरह श्रीलंका में जो मेजॉरिटी सिंहलाज हैं और तमिल जो माइनॉरिटी हैं, उनके बीच काफ़ी डिकेड तक कॉन्फ्लिक्ट रहा, और सेम टाइप का ही इंसिडेंट बांग्लादेश और पाकिस्तान में देखा जा रहा है। तो ये जो राइटर हैं वो बोलते हैं कि जो इन्फोर्स डिसअपियरेंस है वो जो लिबर्टी है एक पर्सन का, उससे डिप्राइव करता है। उसे बिना बताए, बिना इन्फॉर्म किए, बिना कोर्ट में ले जाए डिटेन करना, अरेस्ट करना राइट का वायलेशन, ह्यूमन राइट का वायलेशन है। तो उसका क्या एक मेजर होना चाहिए कि वैसे एक बहुत डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होगा तो इसमें बताएगा कि किस ग्राउंड पे वो इस तरह का स्टेप ले रहा है। बट इन सारे कंट्रीज़ में ये जो डिसअपियरेंस के केसेस हो रहे हैं उसमें एकदम नहीं बताया जा रहा है। तो वही कंटिन्यूअस रिफ्यूज़ल हो जा रहा है, जो स्टेट कभी कभी अपनी नाकामी को भी छुपाने के लिए इस तरह का मेजर ले रहा है, इस आर्टिकल में बताया गया है। तो इसका क्या रेमेडी हो सकता है फ्यूचर में? तो एक डिक्लेरेशन है, डिक्लेरेशन ऑन प्रोटेक्शन ऑफ ऑल पर्सन्स फ्रॉम इन्फोर्स्ड डिसअपियरेंस। ये 1992 में आया था, और इसी के तहत जो वर्किंग ग्रुप है, जो ये राइटर बता रहे हैं कि इन्होंने बहुत सारे इंडिविजुअल और एनजीओ और सिविल सोसाइटी के हेल्प से कहीं ना कहीं लोगों को रेस्क्यू या उनको वापस निकाला जाता है। लेकिन अगर कोरोना के टाइम में ये सारी चीज़ें और मुश्किल हो गई हैं, तो कहीं ना कहीं ये डबल बर्डन हो गया है दोज हु आर फेसिंग इन्फोर्स्ड डिसअपियरेंसेस। तो इसका क्या है कि जो इंटरनेशनल कन्वेंशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ ऑल पर्सन फ्रॉम इन्फोर्स्ड डिसअपियरेंस, एक कन्वेंशन आया था, 2006 में आया था, ध्यान रखना है, और 2010 में इसको इम्प्लीमेंट किया था। अभी तक इसके 63 ही मेंबर आए हैं। तो इन्होंने बोला है कि हमें कोशिश करना चाहिए कि और भी कंट्रीज इसको रेटिफाई करें, और जब कोई कन्वेंशन रेटिफाई करता है तो इसी के अकॉर्डिंग एक डोमेस्टिक लॉ बनाया जाता है। तो ईस्ट एशियन कंट्री में इन्होंने बताया कि सिर्फ 4 ही कंट्री, कंबोडिया, जापान, मंगोलिया और श्रीलंका ही इसको रेटिफाई किए हैं। तो इसकी वजह से ये कन्वेंशन रेटिफाई करने का ही एक असर होता है कि कहीं ना कहीं ऑब्लिगेशन और रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेट का हो जाता है। उसी तरह डोमेस्टिक क्रिमिनल लॉ भी इन सारे कंट्रीज़ का बहुत सफिशिएंट नहीं है, तो इसे रिफॉर्म करने की ज़रूरत है। दूसरा है कि जो विक्टिम सफ़र कर रहे हैं, उनको ये ध्यान रखने की ज़रूरत है कि उनका राइट ना वायलेट हो। जैसे कि जो आसपास के ऑब्जर्वर हैं वो अप्रोच कर सकते हैं, वो हेल्प कर सकते हैं इस क्राइम को कम करने के लिए। तो कहीं ये जो आर्टिकल है वो ये ध्यान रखना है कि इन्फोर्स्ड डिसअपियरेंस को लेके है। ये कन्वेंशन बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, जिसको जाने कन्वेंशन के बारे में। बाकी मेंस के पर्सपेक्टिव से इम्पॉर्टेंट था। ये इतने सारे एग्जांपल्स थे, ये आपके मेंस में काम आ सकते हैं। दूसरा जो आर्टिकल था वो म्यूकोरमाइकोसिस, जो एक ब्लैक फंगस बहुत न्यूज़ में आप देख रहे हैं कोविड से रिलेटेड। तो ये कहीं ना कहीं एडिशनल चैलेंज आया है, और इसका ये और डेंजरस तब हो जाता है जब कोई पेशेंट डायबिटिक है। तो इसमें हम ब्रॉडली देख लेंगे जस्ट एक अवेयरनेस के लिए कि क्या है। तो म्यूकोरमाइकोसिस जो है वो फंगल डिजीज़ है, ये ध्यान रखना है। ये नहीं कि वायरल डिजीज़ है या बैक्टीरियल डिजीज़ है,
इसमें ये बताया गया है कि जो 70% 80% केसेज हैं वो काफ़ी लो और एसिम्टोमेटिक हैं, और 20 to 30% को हमें हॉस्पिटल ले जाना पड़ रहा है, और उसमें से वेरी मिनिमल को आईसीयू की ज़रूरत है। तो जो ब्लैक फंगल डिजीज़ है वो कोमोर्बिडिटी वाले लोगों को स्पेशली बहुत ही हार्म कर रहा है, और उसमें भी उनको जो पहले से डायबिटिक हैं, पुअर इम्यूनिटी है, और इसका ट्रीटमेंट क्या है, स्टेरॉयड ट्रीटमेंट है। तो स्टेरॉयड ट्रीटमेंट क्या है कि डायबिटिक पेशेंट को बिना जांच और बिना डॉक्टर के हेल्प के नहीं दिया जा सकता है, दो इट इज़ ए लाइफ सेविंग मेजर स्टेरॉयड देना, लेकिन कहीं ना कहीं बिना डॉक्टर के सलाह के ये नहीं किया जा सकता। तो यही चीज़ इसमें बताया गया है कि जैसे यूजुअली जो ब्लैक फंगल का हो 3 स्टेजेस में होता है। पहले तो वो कॉमन कोल्ड और साइनस का इशू होता है, फिर आँखों में बल्जिंग होता है, और उसके बाद अदर बॉडी पार्ट में फंगल स्प्रेड करता है। तो ये स्टेजेस हैं माइकोसिस, म्यूकोमाइकोसिस ब्लैक फंगल डिजीज़ के लिए। तो इसमें एक आर्टिकल में डॉक्टर ये बोलते हैं कि जो स्टेरॉयड का यूज़ है बहुत जुडिशियस करना चाहिए, ऐसा नहीं कि रैंडम करना चाहिए। और डायबिटिक पेशेंट के लिए कुछ सजेशंस उन्होंने दिया है, जैसे कि जो हेल्दी डाइट लेना, प्रोटीन रिच डाइट लेना, रेगुलर एक्सरसाइज करना, मेडिसिन रेगुलरली लेना, और अगर ज़्यादा क्या कहते हैं कि जो शुगर है अगर वो कंट्रोल में नहीं है तो इंसुलिन पे शिफ्ट कर जाना, और उसी तरह मॉनिटर जो ब्लड ग्लूकोज लेवल है उसको कंटिन्यूअस मॉनिटर करना, और जब भी मतलब इमीडिएटली व्हेनेवर इट इज़ पॉसिबल फुल्ली वैक्सीनेटेड होना ही अल्टीमेट सोल्यूशन है। आगे हम जो आर्टिकल देखेंगे उसमें है कि मेडिकल एजुकेशन में क्या रिफॉर्म की ज़रूरत है। तो मेडिकल एजुकेशन में रिफॉर्म कोरोना के टाइम में और भी ज़रूरत है, क्योंकि ये कहीं ना कहीं हमें एक रियलिटी चेक दे रहा है कि किस तरह से हमारा हेल्थ सिस्टम या हेल्थ एजुकेशन कैसे काम कर रहा था। तो पहले से ऑलरेडी चैलेंजेस थे ही, जैसे कि हम लो एक्सपेंडिचर करते हैं, 1.2% ऑफ जीडीपी है, लो डॉक्टर टू पॉपुलेशन रेशियो है। तो इस तरह का जो स्पेशली जो डॉक्टर टू पॉपुलेशन रेशियो है उसको हम मेडिकल एजुकेशन से ही एड्रेस कर पाएंगे। तो उसके लिए ये आर्टिकल बहुत सारा कि अगर हम मेडिकल एजुकेशन को रोबस्ट कर देते हैं तो उसमें क्या होगा कि हम शॉर्टेज ऑफ हेल्थ वर्कर्स या डॉक्टर्स का रिड्यूस कर पाएंगे, और कहीं ना कहीं जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है हेल्थ से रिलेटेड उसको और भी अच्छे से एड्रेस कर पाएंगे। कहीं ना कहीं पुअर क्वालिटी ऑफ मेडिकल एजुकेशन इज़ लीडिंग टू हिंडरेंस इन प्रोसेस ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। तो अगला जो है कि अगर कोविड जैसी क्राइसिस है और इसमें मेडिकल एजुकेशन अच्छा होता है तो भी कहीं ना कहीं हम किसी भी थ्रेट को अच्छे से हैंडल कर पाएंगे। तो अगर दो तरह का डॉक्टर रिलेटेड अवेलेबिलिटी रिलेटेड प्रॉब्लम है, एक तो नॉर्दर्न स्टेट में डॉक्टर का शॉर्टेज है और दूसरा रूरल एरिया में कंपेयर टू अर्बन एरिया बहुत ज़्यादा शॉर्टेज है। तो ये दो तरह का शॉर्टेज हम एड्रेस तभी कर पाएंगे जब हम मेडिकल एजुकेशन को रिफॉर्म करें। तो इसमें ये बताया गया है कि जो गवर्नमेंट का मार्केट ओरिएंटेड मेडिकल एजुकेशन है उसको हमें रिड्यूस करना पड़ेगा, और नीति आयोग का जैसे प्रपोजल है कि प्राइवेट एंटिटी जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है वो प्राइवेट एंटिटी को टेक ओवर कर ले और ऑपरेट करे, वहाँ पे 150 MBBS के सीट्स भी लाए जाएँ। तो कहीं ना कहीं इसमें बताया गया कि इसके फ़ायदे हो सकते हैं कि इम्प्लीमेंट एफिशिएंसी के पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन ये कहीं ना कहीं कॉरपोरेटाइजेशन ऑफ प्रोसेस हो जाएगा, और इसकी वजह से लॉन्ग टर्म में कहीं ना कहीं हेल्थ जो है एक पब्लिक गुड है, तो उसके वजह से एक कोलेटरल डैमेज हो सकता है। जो पुअर है, जो यूजुअली डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल अप्रोच करता है, क्योंकि रिच लोग तो प्राइवेट हॉस्पिटल अफोर्ड कर लेते हैं, अगर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल भी कॉस्टली हो जाएंगे तो बहुत सारे पुअर जो होंगे वो एक्सक्लूड हो जाएंगे बेटर मेडिकल फैसिलिटी के लिए।
तो इसीलिए जब हम मेडिकल एजुकेशन भी अगर स्टेट ओन बनाए तो उसका ये फ़ायदा होगा कि लोगों को मोटिवेशन होगा रूरल एरिया में काम करने के लिए। अगर वो मैनेज्ड कॉलेज होंगे तो बड़े लोग या जो पैसे दे सकते हैं वही पढ़ पाएंगे, और वो लोग यूजुअली प्रीफर करते हैं अर्बन बेस्ड जॉब के लिए। और अगर हम ये मेडिकल एजुकेशन स्टेट ओन्ड करते हैं तो कहीं ना कहीं यूनिवर्सल हेल्थ केयर जो हमारा गोल है न्यू नेशनल हेल्थ पॉलिसी में, उसको हम एड्रेस कर पाएंगे। और दूसरा जो है हेल्थ इक्विटी, मतलब कि रिच और पुअर को एक ही प्रकार का एक्सेस दें हेल्थ फैसिलिटी का, उसको भी अचीव कर पाएंगे। तो गवर्नमेंट को इस आर्टिकल ने सजेस्ट किया है कि जो पीपीपी मॉडल पे हेल्थ ऑपरेशन का जो प्रोविज़न है, हमें पास्ट से लर्निंग लेना चाहिए कि कैसे प्राइवेट प्लेयर, एक तो वो रेगुलेशन को फॉलो नहीं करते, ऑलरेडी बहुत सारा एविडेंस आया कि नॉन कंप्लायंट हैं, जो नॉन पेइंग पेशेंट हैं उनको वो कैटर ही नहीं करते। तो इन सब चैलेंजेस को ओवरकम करने के लिए हमें हेल्थ को एक पब्लिक गुड समझ के यूनिवर्सल एक्सेस प्रोवाइड करना चाहिए, जिससे कि पुअर और वल्नरेबल स्पेशली दे कैन इक्वली गेट एक्सेस टू बेटर हेल्थ एजुकेशन। आज बस यही। अगर वीडियो अच्छा लगे आपको तो इसको लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। आज ये आर्टिकल मुझे बहुत अच्छा लगा, तो जस्ट आपके लिए कि आपको लगे ये आर्टिकल पढ़ना चाहिए। किसी की भी लाइफ स्टोरी से सीखने का मौका मिलता है। तो जैसे इन्होंने जो अभिनव बिंद्रा हैं, हम लोग अपने बहुत लोगों के आइडियल भी रहे होंगे। तो ये डीलिंग विथ सक्सेस वॉज हार्डेस्ट टाइम इन माई लाइफ इन्होंने बोला है। और ये आर्टिकल आप पढ़ें जस्ट टू गेट ए बेटर पर्सन इन योर सेल्फ। थैंक यू सो